क्लास नहीं होनी आई गेस संडे को आपका क्विज होना है आज लास्ट क्लास है आप लोगों की और आई विल बी गिविंग all the materials of 2 lectures. Sorry for my handwriting. ये मैंने अभी लिखा है 1 घंटा पहले. So if you are really interested, so I think this lecture is useful for you guys. As I have not so much aware of the CSS exams, but I would say okay, I have taken the session of CSS of 4 months. और 4 months में मैंने जिन टीचर से सेशन लिया उनकी एकेडमी है. आई एम फ्रॉम बहावलपुर बेसिकली बहावलपुर द एरिया ऑफ सदर्न पंजाब. तो this city is not much having the just wait a second. This city is not much having the academies of CSS. So this is the last class. Okay, so मैं आपको रिवाइज करती चलूँ. So today is the CSS session में जो essays होते हैं उसको हम describe करेंगे ज़्यादातर. तो जनाब I hope you will attempt CSS और जो सबसे critical जो चीज़ है उन सब subjects में. Okay, so first I should give you basic information what CSS is and what are the subjects and which how many subjects are there. So 6 are elective subjects and 6 are compulsory subjects in CSS. And if you really want to pass it, so the most difficult is essay writing and comprehension. So essay writing and comprehension जो English में होती है, बहुत से लोग write कर सकते हैं. I myself can write good, but when it comes about Pressy and comprehension and essay, हाँ Pressy भी ये 2 अलग-अलग subjects हैं English के CSS में 12 subjects में से. तो दोबारा मैं बताती चलूँ कि 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपल्सरी एंड 6 इलेक्टिव, यानी कि जो आपकी अपनी चॉइस के होते हैं. और उसके अंदर अगर आप if you really want to visit if you really want to have a look about the content pages and how many subjects are there, तो बहुत बड़ी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, नॉट कंपल्सरी वन. सो कंपल्सरी जो होते हैं वो होते हैं essay writing and comprehension. English के 2 होते हैं. दूसरा है Pressy and composition. Third is Islamiyat. Fourth is general knowledge. Fifth is Pakistan study and sixth is current affairs. तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इनको तो जाहिर है पास करना जरूरी है. these are the compulsory subjects, ये सबको पढ़ने होते हैं. जनरल नॉलेज में आपका 40% मैं चार्ट्स पढ़ लूँ कोई अगर इम्पोर्टेंट बात है तो. हाँ जी आमीन. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जनरल नॉलेज में 40% मैथ्स होता है और 60% आपकी जनरल साइंस होती है. जनरल साइंस में आपके बेसिकली मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं like very general about science, not so much tough. like अगर आपने FSC की है या मैट्रिक में बायो पढ़ी है या क्या कहते हैं उसमें different. Just wait a second, it is important message and I have to reply. हाँ जी, तो ऐसा है कि क्या बात चल रही थी. हाँ, तो जो 60% होता है साइंस का वो तो मुझे बड़ा इजी लगा. मैं अपनी अगर बात करूँ तो, लेकिन आई एम जीरो इन मैथ्स, जीरो, लिटरली जीरो. मुझे प्लस माइनस के अलावा सच में कुछ नहीं आता और आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि ये मेरे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है उसमें 40% जो मैथ आना है
वो हालांकि बड़ा इजी था जब अगर मैं समझती थी सर से, सर मुझे वही समझाते थे, तो इट वाज क्वाइट, लगता था कि बाकी सब कर पा रहे हैं और मैं ही नहीं कर पा रही. आई एम वेरी मच वीक इन मैथ्स, सो दिस वाज द इशू कि simple questions भी I don't know how to do, how to I'm not so good in math. So well, this was the issue. Okay, so I was talking about हाँ, तो ये जनरल नॉलेज में 2 पार्ट्स होते हैं. 40% मैथ का. माय फॉर मी इट इज टफ. और प्रेसी राइटिंग में आपको यू विल हैव टू रीड अ पैसेज. उस पैसेज को, वो पैसेज बड़ा मुश्किल सा, बड़ा गंदा सा होता है. मैं आपको रात तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने प्रेसी के सॉल्व किए हुए हैं और जो अनसॉल्व्ड हैं, जो रिसेंट CSS और PMS पेपर्स में आए हैं, वो मैं आपको आई कैन शेयर यू with you guys. So if you really want to, if you are interested. So yes, so अच्छा, तो जो प्रेसी राइटिंग में बहुत गंदा सा बड़ा सा पैसेज होता है, उसको पैसेज को आपने पढ़कर समझकर प्रिसाइज करना होता है, कंप्रीहेंड करना होता है, एंड देन इन द कंप्रीहेंशन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एंड इन essay writing, which is the basic the basic element of CSS. जो अगर जिसका essay पास है, कहने में यही है कि जिसका essay and comprehension पास होता है, समझो उसका CSS पास है. A lot of candidates you have seen, I think many times, जो CSS देने में बड़ा interested होते हैं, वो दे भी देते हैं, but they failed all the time in CSS essay paper. तो essay paper को tackle करने का ना बड़ा ही different तरीका है. यहाँ पर वो आम essays नहीं चल सकते. तो the scene is कि यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना essay राइटिंग का, यहाँ जो चलता है CSS essay में, जो आपके बैठे होते हैं यानी कि एग्जामिनर्स बैठे होते हैं चेक करने के लिए, उनके मूड पे भी डिपेंड करता है, आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, और तीसरा सबसे बड़ी बात जो है, आपके राइटिंग एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हाउ यू आर राइटिंग. फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, डेमोक्रेसी का कोई टॉपिक आ गया है, ठीक है, डेमोक्रेसी टॉपिक है और यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आपने डेमोक्रेसी को इतना रटा है, आपने डेमोक्रेसी बड़ी पढ़ी है, और यू जस्ट अटेम्प्ट इट वेरी वेल, और आपने कोई लिख दिया उसके ऊपर, आई सॉरी आई फॉरगॉट कि कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, कम से कम 30 पेजेस होते हैं ना, 20-30 पेजेस तो लाजमी होते हैं, 25 to 30 पेजेस लाजमी लिखते हैं बड़े वाले. सो उन ऐसे की जो मटेरियल में आपने बड़ा अच्छा लिख दिया, लेकिन यू विल नॉट पास until you cannot manage it on on the basic strategy. और उसकी स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना. आपको बहुत ज़्यादा इल्म है, नॉलेज है, आप किताबें पढ़कर समझें पागल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू पास these एग्जाम्स ऐसे राइटिंग जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं समझेंगे. स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, वो ये कि और ज़्यादातर लोग इसको समझते भी नहीं है. स्ट्रेटेजी यार ये है कि अगर फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी का, सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि डेमोक्रेसी का जो अगर फॉर एग्जांपल जैसे दे रही हूँ टॉपिक आना है, तो खाली डेमोक्रेसी वर्ड नहीं लिखा होगा. इट विल बी अ फुल लेंथी स्टेटमेंट. दैट स्टेटमेंट कैन एक्सटेंड 2-3 lines, 2 to 3 lines, or maybe 4 lines, and that statement can be in just one sentence, but that sentence could be very very tough to understand, and you will not be able to comprehend it, what this sentence is saying. So डेमोक्रेसी की जो पूरी स्टेटमेंट आनी है, वो सेमीकोलन्स के साथ भी हो सकती है, कॉमे के साथ भी हो सकती है, या वैसे भी हो सकती है. तो वो स्टेटमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल एक और टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इजी, एंड ग्लोबलाइजेशन तो हम काफ़ी किताबों में से, इंटरनेट में से पढ़ सकते हैं, लेकिन CSS में ऐसे नहीं आना एग्जाम में. The examiner will be giving you the whole statement, like can globalization coexist, can globalization and nationalism coexist in the long run, या democracy पे अगर आया तो democracy is a culture rather than a process. This was, अभी ना करें प्लीज, आगे ना करें, वही रहने दें. हाँ जी, तो अभी जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली, मैं जनरल बात कर रही हूँ, अभी यहाँ पर नहीं आई, अभी आप स्क्रीन को मत ताड़ें, जस्ट सुने. जो डेमोक्रेसी का जो टॉपिक आएगा, उसका कोई भी टॉपिक आ रहा है, वो किसी एक वर्ड या 2 वर्ड्स में कंप्लीट नहीं हो जाना, उसकी पूरी स्टेटमेंट होगी. लाइक अगर डेमोक्रेसी के बारे में वो पूछना चाह रहा है, तो डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस.
तो इसको आपने इलेबोरेट सही से करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इलेबोरेट से ये नहीं कि किस तरह से, मतलब आपको अंदाज़ा फायरिंग कर दिया, अपने सारा आपने पूरे 12 साल का जो आपने नॉलेज लिया था डेमोक्रेसी के, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, वो आपने ठोक डाला नहीं। इट विल नॉट वर्क। हाँ जी, सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम ड्यू टू सलाम। इंटरनेट, मैम ड्यू टू नेटवर्क इशू आई विल join the class late. You will join the class what? No ma'am, I joined the class late. Okay, so you have joined the class late, so what do you want now? Should I revise? Yes ma'am. ओके सो पहले मैंने जो है ना बात की कि 12 सब्जेक्ट्स होते हैं सीएसएस में, और 6 इलेक्टिव होते हैं और 6 कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी में इंग्लिश, इस्लामियात, इंग्लिश के 2 पार्ट्स हैं, एक इंग्लिश एसे एंड कम्प्रीहेंशन और एक इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। दीज 2 राइटिंग्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रिटिकल आल्सो, एंड सो मच डिफरेंस एंड डेंजरस टू। सो द सेकंड वन इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 40% मैथ होता है, 60% आपका साइंस है। साइंस के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं, नॉट that much general, but a little bit IQ will be required, your IQ level. अच्छा जी, तो इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज होती है, that not much basic but a little bit tough. Contemporary पार्ट्स होते हैं पाकिस्तान स्टडीज में, और उसके अलावा क्या नाम है उसका, करंट अफेयर्स होते हैं। ये 6 सब्जेक्ट्स बिल्कुल कंपलसरी हैं। इसके अलावा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जो आपने खुद सर्च करने होते हैं, खुद आपने देखने होते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। अभी लास्ट ईयर कह रही हूँ 2020 में जो CSS की फर्स्ट पोजीशन ली थी, माहम उसका नाम है, आई होप आपने उसका इंटरव्यू देखा होगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं CSS में। माहम ने जनाब रखी हुई थी अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मैथ्स एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये उसका था 200 का, लाइक 400 तो यहीं से हो गए ना उसके। तो वो शी गॉट फर्स्ट पोजीशन, हालांकि ऐसे राइटिंग में उसके 40 मार्क्स थे, एंड शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन ऑल ओवर द पंजाब। वो महम एक लड़की है, आप लाजमी उसको इंटरव्यू देखिएगा, फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन CSS इन 2020। So what I was talking about, yeah, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत 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 मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा कि आप अगर आप सब्जेक्ट सही से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो रहने दें, CSS आप पे बस काम नहीं है। बड़ी ट्रिकी चीज़ है सब्जेक्ट्स। आपकी लिस्ट आपको इतनी बड़ी दी हुई है, आप इंटरनेट पे सिलेबस, यू कैन सर्च आउट एंड गो टू द वेबसाइट्स, जस्ट टाइप CSS सिलेबस, नहीं, जस्ट टाइप CSS सब्जेक्ट्स, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो आपको बड़ी एक ह्यूज लिस्ट मिल जाएगी, और उसमें से आपने सेलेक्ट करने हैं। कुछ सब्जेक्ट्स मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, लाइक पंजाबी, और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं मतलब इजी होते हैं लेकिन मार्क्स नहीं मिलते, और कुछ बहुत टफ होते हैं लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और आप उसमें कर सकते हैं, तो यू कैन इजीली पास दैट। But all around the CSS, in whole past process and whole the इस journey में your luck matters a lot. तो अगर आप if you're really interested in CSS and attempting CSS, तो प्लीज अपने अम्मा अब्बा से दुआएं करवाया करें अपने लिए कि पास कर सकें। लक बड़ी मैटर करती है। और यस, CSS एसए की बात चल रही है, तो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू लर्न कि डेमोक्रेसी अगर या ग्लोबलाइजेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट या कल्चर या इस किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वो ऐसे दे रहा है एग्जामिनर, तो वो इट विल नॉट बी इन जस्ट 1 or 2 वर्ड, इट विल बी ऑन इन अ इट कैन बी अ ह्यूज स्टेटमेंट like democracy is a culture rather than a process. अब इसको समझना, and it can be like globalization can and nationalism can globalization and nationalism coexist in the long run. So ये पूरे स्टेटमेंट को आपने एनालाइज करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू। और स्ट्रेटेजी पर आते हैं। सबसे पहले आपने लिखना होता है इंट्रोडक्शन में आपने लंबी नहीं ठोकनी, इंट्रोडक्शन में आपने जस्ट एक पैराग्राफ लिखना है, और इट विल बी अबाउट डेमोक्रेसी। उसके बाद आपने फीचर्स लिखने हैं। फीचर्स भी कोई ज़्यादा बड़ी टफ डोमेन नहीं है, जो असल डोमेन आ रही है वो थर्ड है। इट विल बी अप्लाइंग ऑन द प्रेजेंट एज। लाइक अगर डेमोक्रेसी की बात आ रही है, तो डेमोक्रेसी में आपने
ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर जितने भी आपको मैंने अभी टॉपिक्स बताने हैं ना सीएसएस एसए के, ये सब आए हुए हैं लास्ट 10 इयर्स में, लास्ट 10 इयर्स ऑफ पीएमएस एंड सीएसएस एग्जाम्स। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो ये आप बेशक गूगल सर्च भी कर सकते हो, एग्जाम्स में आए हुए हैं ये सारे। ये मैं वो आपको डिस्कस करने वाली हूँ और वो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जो ऑलरेडी आए हुए हैं पेपर्स में। अच्छा, तो 2020 या पीएमएस में ह्यूमन डेवलपमेंट आया था। अच्छा, तो अप्लाई ऑन प्रेजेंट एज आपने कैसे करना है? जो भी टॉपिक है डेमोक्रेसी का फॉर एग्जांपल टॉपिक है, आपने उसको फीचर्स बता दिए, बट देन यू विल अप्लाई ऑन द प्रेजेंट एज कि डेमोक्रेसी आजकल किन किन कल्चर्स में एग्जिस्ट कर रही है, किस किस तरह डिफरेंट है, किन किन साइड्स पे, लाइक नॉर्थ अमेरिका में डेमोक्रेसी डिफरेंट है, और यू नो इन पाकिस्तान इट इज ऑब्वियसली डिफरेंट। डेमोक्रेसी हालांकि एक ही चीज़ है, बट यू हैव टू एनालाइज कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल स्टाइल है, डिफरेंट गुड गवर्नेंस है, कहीं बैड गवर्नेंस है, लाइक इन पाकिस्तान, सो इट विल अप्लाई डिफरेंटली। ओके, ये आपने ओवरऑल द वर्ड आपने जो है ना डिस्क्राइब करने के बाद, बताने के बाद, अप्लाई करने के बाद बताना है स्पेसिफिकली चौथी डोमेन में केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, लाइक डेमोक्रेसी के बारे में जो भी केस स्टडी रही है पाकिस्तान में, कैसा क्या रिवाज रहा है, क्या कल्चर रहा है, उसके बारे में यू विल हैव टू टेल इन द एसे। एंड इन द एंड हमेशा रिकमेंडेशन होती हैं आपकी अपनी दी हुई। अच्छा जी, अब मैंने ये जो आपको स्ट्रक्चर बताया है, ये दिस इज वेरी यू नो क्रूशल पार्ट ऑफ द होल एसे, कि आपको अगर एसे लिखते वक्त ये याद नहीं है तो इट्स यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। 6 चीजें हैं, 5 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसे आ जाए सीएसएस में किसी भी तरह का, सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, देन यू हैव टू राइट द फीचर्स, देन यू विल अप्लाई इन द प्रेजेंट एज, एंड देन केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में रह रहे हो आप, इंडिया में रह रहे हो, अफगानिस्तान में रह रहे हो, जहाँ भी वेयर यू आर लिविंग, जहाँ भी पेपर बना, तो you will apply that case study and that structure in the present area you are living in that country, and in the end you will define the recommendations के डेमोक्रेसी को ठीक करने के लिए, डेमोक्रेसी को सही से अप्लाई करने के लिए मैं क्या रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, या क्या जनरली रिकमेंडेशंस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अब ये तो एक ऐसे कि मैंने आपको बता दिया, अब इसी स्ट्रेटजी को इंट्रोडक्शन, फीचर्स, अप्लाई एंड केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान रिकमेंडेशन आपने ये हर ऐसे में अप्लाई करनी है। और अगर यू आर नॉट अप्लाइंग दिस और आप अंधाधुंध बस इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, बेशक वो इंफॉर्मेशन 200% राइट और अच्छी होगी, आपका कंस्ट्रक्शन स्टाइल अच्छा होगा, लेकिन एग्जामिनर को वो अपील नहीं करेगा एंड यू विल नॉट बी पास इन योर सीएसएस एग्जाम। सो दिस विल द होल स्ट्रेटजी। और उसके अलावा नेक्स्ट आ जाए जी ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी सिर्फ ही मैंने डेमोक्रेसी वाली बात की। अच्छा, मैं थोड़ा सा आई विल डिफाइन व्हाट डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। देखें जी, ये इस स्टेटमेंट का मतलब अगर आपको समझ आ रहा है, वापस ऊपर ले जाएं प्लीज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, yeah. So what the statement means? Anybody can please tell me? Democracy is a culture rather than a process. कोई अपना माइक म्यूट करके बताना चाहे जो भी इसको समझ आए इस स्टेटमेंट से। Yeah, ma'am. हाँ जी। It's mean democracy is a culture than a process। के ये कल्चर है, जैसे कि मतलब ये होता है कि नेशनल में क्या ले या उस खिते में क्या लें। प्रोसेस जो होता है मैं वो एक स्टार्ट किया जा सकता है, कभी से भी स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब कि आज से अगर स्टार्ट करें ना तो हो सकता है, लेकिन जो कल्चर होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है स्टार्टिंग से उस खिते में। ठीक है, सो जिस दैट तरह वाज योर पाकिस्तान में, जैसे अफगानिस्तान में आप Can I add something, ma'am? Yeah, sure. I mean, I think democracy, in this statement, he says that democracy is like a culture. ये हमारे culture बन चुका है, rather than a process। मतलब इसको process के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो real democracy है वो apply है ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में। इसको culture के तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपसे पहले थे उन्होंने उनका पॉइंट, वो स्टेटमेंट समझ नहीं सके, आपका पॉइंट ठीक है। यही मसला है, यही स्टेटमेंट को समझने का बड़ा आर्ट है। स्टेटमेंट ये है कि डेमोक्रेसी प्रोसेस होती है और होनी चाहिए, ये एक प्रोसेस है। डेमोक्रेसी इज एक नाम है प्रोसेस का, लेकिन क्या ये बन गई है, एक कल्चर बन गई है। हम इसको एज अ कल्चर लेते हैं, हम इसको एज अ लेते हैं कि यार डेमोक्रेसी जिस तरह से हम अपने हमारे कल्चर में पहनना ओढ़ना खाना अलग किस्म का बन गया, वैसे ही हमारी डेमोक्रेसी हमारी अलग ही टाइप की बन गई है। और वी आर
taking it as a culture. हालांकि एक process है और ये process ही होना चाहिए, but we are not taking it as a process, we are taking it as a culture. और इसको मज़ीद define करने के लिए I will explain कि democracy क्या होती है basically. Democracy है by the people for the people and वो all statement आपने सबने सुनी होगी मेरे ख्याल से. तो democracy है कि अब लोगों के लिए ही काम करना है हमने और जिन लोगों ने सेलेक्ट करना है वो भी वही हैं, मतलब जिनके लिए डेमोक्रेसी बन रही है ना उन्हीं लोगों ने सेलेक्ट भी करने हैं अपने अपने लिए बंदे. तो यही डेमोक्रेसी है. लेकिन जो बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं, जो बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इतने एजुकेटेड हैं? क्या उनको पता है कि डेमोक्रेसी क्या है? क्या वो समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या बुरा क्या? नहीं. बहुत से कल्चर्स में नहीं समझते, बहुत से कल्चर्स में समझते हैं. यू नो व्हाट, आपको मैं बैकग्राउंड बताती चलूँ कि डेमोक्रेसी का, कि जब यूके में क्या नाम है उसका, लंदन में और फ्लोरिडा में इस तरह की जगहों पर जब डेमोक्रेसी फर्स्ट टाइम आई 200 साल पहले, तो पहले तो ज़ाहिर है किंगशिप थी, पहले तो इंग्लैंड ने हर जगह रूल किया और तबाहियाँ मचाई ये वो. लेकिन जब डेमोक्रेसी आई, लोगों को इल्म हुआ, शऊर हुआ. पाकिस्तान की बात नहीं करी मैं, वेस्ट की बात कर रही हूँ. सो दे यू नो उन्होंने फर्स्टली पहले 60 साल औरतों को डेमोक्रेसी में शामिल नहीं होना दिया. मतलब औरतों को वोट डालने का हक नहीं था. कहाँ की बात कर रही हूँ मैं? यूके की. ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बट वहाँ पर औरतों को कहा गया कि आप वोट डालने की इजाज़त नहीं है, जस्ट इस वजह से कि तुम्हें पता नहीं है कि और मतलब कि ये डेमोक्रेसी है क्या चीज़. और ये सही बात है, औरतें या ना वहाँ पर ये इन्वायरमेंट था जो पाकिस्तान के देहातों में आजकल होता है कि औरतों को ज़्यादा शऊर नहीं है कि वो डेमोक्रेसी क्या चीज़ है भाई. और दे आर just involved in home chores and they are just involved in domestic life. उनको नहीं आइडिया, तो they didn't allowed. क्योंकि डेमोक्रेसी जब बंदा, एक बड़ी चीज़ है, एक प्रोसेस का नाम है, और इस प्रोसेस में डेमोक्रेसी के मतलब जो लोग हैं जो चूज़ कर रहे हैं अपना रूलर, उनको भी एजुकेटेड होना चाहिए. तो दैट टाइम द वुमेन वाज नॉट मच एजुकेटेड एट दैट टाइम इन लंदन. तो उन्होंने वुमेन को अलाउ नहीं किया. 60 साल बाद उन्होंने वुमेन को वोट देना अलाउ किया. एंड देन उससे भी पहले जो है जब डेमोक्रेसी बिल्कुल स्टार्ट हुई लंदन में, सॉरी यूके में, इंग्लैंड में, तो जस्ट पढ़े लिखे और वेल हाई क्लास लोगों को वोट डालने का हक था सिर्फ. ये मैं आपको 200 साल पुरानी बात बता रही हूँ. तो मेरे ख्याल से होना तो यही चाहिए कि जिसको पता है कि डेमोक्रेसी. अब यहाँ पर हम बेचारे जो सिंधी लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ पे सारे रूरल एरियाज़ के हैं, इनको नहीं आइडिया कि जो भुट्टो है कितना ज़ालिम इंसान था, और ये जो आसिफ जरदारी है कितना सफाक आदमी है. इनको नहीं आइडिया, बट दे आर यूजिंग इट एज अ कल्चर. इनको नहीं पता दिस इज द प्रोसेस, बट दे आर यूजिंग इट, दे आर यूजिंग दैट डेमोक्रेसी वर्ड एज अ कल्चर. दे आर ये उसको समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये हमारा लिबास है, और ये हम जो है ना बस भुट्टो है तो है, भुट्टो जिंदा है, फलाना फलाना, ये सब चीज़ें. मतलब दे डोंट नो what good thing is for them, but they are casting votes. मेरे ख्याल से होना तो यही चाहिए कि पहले उनको एजुकेट किया जाए कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट फॉर देम. दे डोंट हैव एनी आइडिया कि किस कदर तबाहियाँ मचाई हैं इन्होंने, जरदारियों ने या नून लीग या जिसने भी. मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनीवन साइड, बट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कि लोग एजुकेट नहीं है, तो हाउ कैन दे नो व्हाट डेमोक्रेसी इज इन एक्चुअल. सो दे आर टेकिंग इट एज अ कल्चर, नॉट एज अ प्रोसेस. तो खैर जब जो है इतनी हज़ारों लाखों की तादाद में जब सिंधी वोट डालेंगे और दे डोंट नो कि वो गलत वोट डाल रहे हैं, वो गलत बंदे को वोट डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी तो तबाह होगी. डेमोक्रेसी तो मतलब डेमोक्रेसी का मकसद था कि लोगों की खिदमत करना. उन्होंने वो चूज़ ही नहीं बंदा किया जो उनकी खिदमत कर सके. तो दिस होल प्रोसेस डिस्ट्रॉयड फॉर देम, लाइक बाय देम. उन्होंने ही डिस्ट्रॉय कर दिया अपने लिए गलत बंदा चूज़ करके. सो दिस am I audible to you? Yes, Yeah, ma'am. yes, ma'am. Ma'am, आज class 2 hours की है. हाँ जी, 2 hours नहीं 90 minutes. So कुछ get किया आप लोगों ने अभी तक जो मैंने समझाया? Yeah, ma'am. बहुत interesting Yes, था. ma'am. बहुत interesting है. ठीक है. या हाँ जी. जब हम ऐसे राइट कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कहाँ हम्म, से, मतलब इसका जब इंट्रोडक्शन देंगे हम कितना हम्म, बैक जाएंगे, क्योंकि
मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि एथेंस से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है, ग्रीक मैथोलॉजी में हमें यहाँ इसका पर्सपेक्टिव नहीं, मिलता है। बिल्कुल भी नहीं, हमने उधर जाना ही नहीं है, हमने बिल्कुल वहां नहीं जाना। ऐसे नाम मतलब ही कंटेम्परेरी पीरियड, इश्यूज को। हाँ जी, मतलब उसी इरा उस चीज के बारे बिल्कुल। में बात करने हमने के जो लिए। है ना, हमने ज्यादातर हमने अपना 80 यानी कि 70% कम से कम हमने अप्लाई करने में लगाना है। 70% हमने जस्ट ये बताना है कि हाउ वी आर गोइंग इन डेमोक्रेसी एंड हाउ हाउ मच गुड गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान एंड हाउ मच ग्लोबलाइजेशन इज इफेक्टिव टू द ऑल ओवर द वर्ल्ड। फलानी जगह कैसा है, फलानी जगह कैसा है। मतलब है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन, मैंने अपना नॉलेज इस तरह शो करना है कि हम इसी कंटेम्प्रेरी दुनिया में, हम इतना हिस्टोरिकल नहीं होना, हमने बिल्कुल भी नहीं होना। हिस्टोरिकल हमने तब होना है जब हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे होंगे, हमने वो वाला सब्जेक्ट पढ़ते हुए बैक जाना है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड दे सकते हैं बट नॉट मच। मैं आपको ये अपना मशवरा दे रही हूँ कि आप ना दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि यू जस्ट हैव 3000 वर्ड्स टू राइट। तो वो 3000 वर्ड्स आपने कोई 30 पेजेस पे लिखना है, तो वो 30 पेजेस जो है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। इफेक्टिव तभी हो सकता है जब यू आर अप्लाइंग दैट स्टेटमेंट in the present world, in the present country, in the present your area, your own Pakistan. The case study, the materials are going right now. The situations and the conditions are going right now in the present age. So it will affect more good. अच्छा जी, अब next पे आ जाएं human development. ये PMS के 2020 में आया था। अच्छा, I will suggest कि if you are not able to, या if you find difficult to pass CSS, must attempt PMS. ठीक है, it is comparatively not much easy, but comparatively a bit easy because it has less subjects in that. Well, human development की बात होगी तो human development में just यही नहीं आ जाएगा और इसकी पूरी स्टेटमेंट होगी। उसके अंदर आपने इंटरकल्चरलिज्म, कम्युनिटीज, ग्लोबलाइजेशन की बात। अच्छा, यहाँ पर जस्ट ये खत्म हो गया। ग्लोबलाइजेशन की अलग बात है। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक जस्ट यही नहीं आ सकता कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी। उस स्टेटमेंट में आपने ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म, उसके प्रोज एंड कॉन्स, आपकी रिकमेंडेशन, एप्लीकेशन और फीचर्स, इंट्रोडक्शन, केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, केस स्टडी ऑफ द होल प्रेजेंट वर्ल्ड, वो सब कुछ अप्लाई करना है। कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये भी ग्लोबलाइजेशन पर है, लेकिन कितनी उसने चेंज करके दी है स्टेटमेंट, यू कैन सी इट। इंटरडिपेंडेंस इज हाई वैल्यू देन इंडिपेंडेंस देन डिपेंडेंस। देखें, ये भी ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म पर बात है, लेकिन कितनी डिफिकल्टी उसने बना के दी है। ये मैंने जो उठाई में ये स्टेटमेंट्स, ये लास्ट पेपर्स में से हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी इन स्टेटमेंट्स में भी आपने ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड रिकमेंडेशन एंड केस स्टडी ऑफ द पाकिस्तान, इन केस स्टडी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, आपने यू हैव टू डिस्क्राइब इन दिस एसे, दिस टाइप ऑफ बीइंग अ माइनॉरिटी इज अ फेट नो वन वांट्स। कोई भी माइनॉरिटी में नहीं मतलब आना चाहेगा, क्योंकि if you're living in Pakistan, if you are Hindu, that definitely you will curse him or definitely you will criticize him कि अच्छा तुम तो मैच हार गए हो, तुम्हारा तो इंडिया मैच हार गया। डेफिनेटली वी विल डू। इंसान है, उन इंसानों ने इन हरकतों से बात कभी नहीं आना until you are so much groomed and well mannered। इसको स्टेटमेंट को सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है कि what minority is like, and then we have to tell the features that how minority lives and how minority फला जो भी सारे features हैं, and then you will apply to the present age, how the minorities are existing in different world and countries and in different areas, and you will also you can also put the incidents कि फलाने incident में minorities के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप incidents लिखते हैं या अगर आप present age से related बातें लिखती हैं जो कि real incidents हैं, and then after that you will apply that in the Pakistan, how in Pakistan that minorities are living, and then you will have to put the recommendations with what you suggest what in your point of view minorities should be, and what किस तरह से हमें we should treat them। ठीक है, so these again I revised yeah। मैम आप अभी कह रही थी ना कि रिकमेंडेशन जो होती हैं आप दे सकते हैं, तो ये जिस तरह मतलब तो हदीस और कुरान के हवाले से भी रिकमेंड दे बिल्कुल सकते हैं कि जैसे बिल्कुल, हाँ आप जी, अपने जमाने में बिल्कुल मिनॉरिटीज बिल्कुल, के साथ रहते थे। यस बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं।
इस्लामियत का जो है ना ऐसे इस्लामियत का जो पेपर होता है ना उसके अंदर तो आपने करना ही सारा कुछ अरबी का याद, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपने याद करके आयतें लिखनी होती हैं इस्लामियत के पेपर में, तो वो सारी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ हो। ये बड़ा एक अच्छा प्लस पॉइंट रहता है। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो रट्टा नहीं मार रहे हैं, दिमाग में एडजस्ट कर रहे हैं अपने, तो वहाँ की चीज़ें आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं अगर इफ इट इज़ रिलेटेड। So the next topic is why can be there no exclusive nationalism. It is also on the topic of minority. ये क्या नाम है हाँ जी, तो एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म की यही माइनॉरिटी की ही बात चल रही है यहाँ पर कि यहाँ पे माइनॉरिटीज एक्सक्लूसिवली अपने एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म की बात इस तरह से कि अगर यहाँ पर माइनॉरिटीज पाकिस्तान में इंडिया के मैच को सपोर्ट कर रही हैं, लाइक हिंदू है यहाँ पर पाकिस्तान में रह रहा है और ही सपोर्टिंग इंडिया, और वो सही से सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो लाइक हमें मजीद उसके लिए उसको बेटर रखने के लिए क्या करना चाहिए और माइनॉरिटी के साथ हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारा एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म वही वाली बात है। And then are you noticing that how the examiner is just exaggerating the things and just making the statement more difficult to understand so that you cannot pass the exam? So are you noticing that? Yeah, ma'am. Yeah, so respect for Yeah, man, diversity playing with can words. lead to unity in nation. Diversity is the name of change. So ongoing populism and emerging threat to globalization. Again, this topic is on the globalization. So here we go for some other topics जो कि CSS last में CSS and PMS में आया है. So emergence of nationalism and populism is a challenge for globalization. Populism वो होता है for example एक nationalism चीज़ है कि आप नेशनल अपना मतलब है कि नेशनल प्रेस्टीज के लिए जी रहे हैं, वो इमर्ज हो रहा है आप में। लेकिन पॉपुलिज्म वो होता है कि एक ऐसी चीज फॉर एग्जांपल जस्ट जो पॉपुलराइज हो जाए, ओ माय गॉड, तो जो चीज़ पॉपुलर हो जाए और उसको आप नेशनलिज्म समझने लगे और वो जब दोनों साथ चलने लगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें क्या नाम है 2002 में या 2001 में इमरान खान था नहीं, वो था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। जब वो पॉपुलर हुआ तब वो गवर्नेंस में आया, उसकी पॉपुलाइजेशन में पॉपुलिज्म में मतलब पॉपुलिज्म में नेशनलिज्म एग्जिस्ट की, इमर्ज की, तब वो आया। और दिस इज़ कॉल्ड कि अगर कोई नारा फॉर एग्जांपल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा बड़ा फेमस हो गया, लेकिन हमने नहीं अंडरस्टैंड किया कि कश्मीर पाकिस्तान क्यों बनेगा भाई, उसको कश्मीर को कश्मीर ही रहना चाहिए, वो अलग हो जाए बस इंडिया से। कश्मीर पाकिस्तान क्यों? मतलब ये जो साजिशें होती हैं, ये जो पॉपुलिज्म होता है, ये बड़ा डेंजरस भी हो जाता है। हमने इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की कि हम इस चीज़ को लॉजिकली देख नहीं सके अभी तक कि पाकिस्तान क्यों बनेगा कश्मीर, वो क्यों चाहेगा कि हम एक जगह से अभी जो है ना दूसरे लोग हम पर रूल करें, अगेन हम पर नेक्स्ट भी हम पे कोई और रूल करे, हम खुद ना अपने आप के लिए रूल्स बनाएं, तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो लेकिन ये पॉपुलर हो गया ये नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हमने वी डोंट केयर, हम भी इसके ऊपर लग गए बस। इसी तरह के बहुत से और हजारों नारे होते हैं, ये तब्दीली के नारे। हमने नहीं देखा कि वो बंदा जो है उसको पहले कभी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, स्टिल हमने जस्ट उसकी पॉपुलिज्म पर बिलीव किया और हमने उसे वोट डाल दिए, एंड नाउ उसको एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिक्स कैसे चलानी है और गवर्नेंस कैसे करनी है, तो वो ही इज फेसिंग डिफिकल्टीज। अल्लाह ताला मतलब इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की भी दे और प्रोग्रेस भी करवाए पाकिस्तान को उसके हाथों, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो पॉपुलिज्म की बेस पर नेशनलिज्म में आया, ये बात चल रही है। तो इस तरह इन चीज़ों को सारा कुछ आपने कंटेम्प्रेरी एज में, प्रेजेंट एज में डिस्क्राइब करना है। खैर, HRD, Human Resource Development, is a key to national prosperity and progress. HRD कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। ये एक टॉपिक है जो लास्ट टाइम आया था PMS में, नेशनल प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मैम शुड वी यूज डिफिकल्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी vocabulary and says yes you can and you should use extraordinary vocabulary so that you can make a distinction with other students। आपको पता चल मतलब एग्जामिनर कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके कि बंदा जो है उसने थोड़ी मेहनत की हुई है vocabulary पर, तो ये definitely he will keep you will keep a good
image in front of him. Khair, so human resource development is a key to national prosperity and progress. Definitely इंसान अगर developed है, इंसान अगर groomed है, इंसान एक resource है ना दुनिया का, इंसान एक पाकिस्तान के लिए resource है, ठीक है. If this resource will not helpful, yeah, if this resource is not so much strong, वो खुद ही इंसान एक weak है, financially, mentally, health नहीं है उसकी सही, तो how can this be a prosperity? How can this be a good nation, or a prosperity and progress nation and a developed nation? ये इतनी आसान सी बात है, लेकिन इसको कितनी मुश्किल तरह से लिखा हुआ है. Human resource development is the key to national prosperity and progress. तो ये बात थी जो मैंने उसका आपको अंदर का मतलब बताया. Again, the same topic is human resource development is a key to other developments. ये भी सारी बात है. Human अगर developed है, उसका वो खुद जो है उसको अच्छी education provide की गई है, उसे basic need provide की गई है, उसे basic necessities से उसको आरास्ता किया गया है, then he can make other developments too. This is very easy. Ma'am, can you tell about the differences between CSS? हाँ जी, CSS में यार 12 सब्जेक्ट्स हैं, PMS में मेरे ख्याल से 4 सब्जेक्ट्स हैं मेरे ख्याल से. तो डेफिनेटली ये इस लिहाज से इजी है, लेकिन अगर हम उन 4-5 सब्जेक्ट्स की बात भी करें ना, तो वो भी उसी लेवल के ही होते हैं कि मतलब आपको उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना CSS में पढ़ना है. लेकिन ये आसानी हो जाती है कि आपको 12 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ते, एंड देयर आर मोर चांसेस दैट यू कैन बी अपेयर्ड इन PMS rather than in CSS. बट डेफिनेटली CSS के लिए 12 सब्जेक्ट्स के लिए आपको तकरीबन कोई 1 साल तो चाहिए, 1 से 2 साल. वन ऑफ माय क्लास फेलो, हिज नेम इज अवैस बुखारी, बहुत अच्छा बंदा है वो यार. तो वो उसको मैं सुन रही हूँ पिछले 4 साल से वो CSS की क्या नाम वो लेता है, और 4 साल से वो पढ़ रहा है CSS का, एंड नाउ ही हैज कंप्लीटेड हिज डिग्री विद मी, मेरे साथ उसने कंप्लीट कर ली डिग्री, एंड नाउ ही हैज गॉन टू लाहौर. पहले उसने यहाँ पर एक सेशन मेरे साथ ये टाइम किया इधर भावलपुर में 4 महीने का, उसको थोड़ा बहुत आइडिया पहले से था, और अब वो मज़ीद 2 साल लगाएगा, फिर CSS करेगा. लाइक CSS रिक्वायर्ड पेशेंस एंड टाइम एंड मनी एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वो मैं जब उन लोगों को पढ़ते हुए देखती हूँ तो वाकई इट इज़ वेरी टफ जॉब. और इससे बेहतर है कि थोड़ा सा PMS की तरफ आ जाएं, तो वहाँ पे हायर आपको पोस्ट ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन इट इज़ आल्सो हायर. CSS जितना हायर नहीं होता, CSS से आप डायरेक्ट CS भी बनते हैं. हाँ जी. उसमें लक बहुत मैटर करती है. पेपर अपने क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर हो गया, एंड पे आगे अगर आपको पता लगा कि सीट अवेलेबल नहीं है या उस टाइम उस जगह पे नहीं है, तो आपको दोबारा आना पड़ेगा मैम. हाँ जी यार, I have seen a lot of people जिन्होंने 3 दफ़ा अटेम्प्ट किए हैं, और मैं उनकी हिम्मत पर दाद देती हूँ कि उनके पास हिम्मत थी कि एक बार फेल होने के बाद अगेन दे ट्राइड, फिर अगेन दे ट्राइड. अच्छा यार, ऐसा है कि 1 घंटा हो चुका है क्लास को मेरे ख्याल से, तो आज मेरा इरादा था कि मैं आज ही सब कुछ पढ़ा दूँ आपको और आज ही सारा मटेरियल दे दूँ दोनों लेक्चर्स का, लेकिन और कल आपका क्विज हो जाए, लेकिन ऐसा मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा फिलहाल. तो वी शुड टेक अ क्लास टुमारो टू, और हमारी 5 बजे अगेन आधे घंटे की या 40 मिनट की क्लास होगी, ताकि हम बाकी के जो एस्से के एस्पेक्ट्स और कुछ मजीद टॉपिक्स हैं वो आपके नज़रों से मैं गुजार दूं, ताकि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन CSS, so that you can have an idea that what are the meanings of the statements. So we should end up I think we should end up this lecture.